बानसूर महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार में कार्ल मार्क्स टॉपिक लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय देखेंगे। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 5 मई 1818 के अंतर्गत जर्मनी के राइन प्रांत के टेर या ट्रेविज नामक जगह पर हेनरी के परिवार में हुआ। मार्क्स के जो पिता वकील पेशे पर होने के कारण मार्क्स का प्रारंभिक जीवन या बाल्यावस्था बड़े लाड चाव से इसका पालन पोषण किया जाता है तथा मार्क्स के पिता मार्क्स में शिक्षा की रुचि को देखते हुए जर्मनी के एक राजकीय विद्यालय में इनका प्रवेश करवाया, जहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा 1835 में पूर्ण होती है। पिता मार्क्स को वकील बनाना चाहता था, लेकिन मार्क्स वकील नहीं बनना चाहता था, जिसके लिए उच्च स्तर की शिक्षा के लिए जर्मनी के एक बोन विश्वविद्यालय में इनका प्रवेश करवाया, जहां पर इनकी मुलाकात एक सुंदर युवती जेनी से हुई। मार्क्स जेनी से अपना विवाह करना चाहता था, लेकिन उम्र में 4 वर्ष बड़ी होने के कारण मार्क्स के पिता इस विवाह को अनमेल मान रहे थे। लेकिन 1838 में मार्क्स के पिता का देहांत हो गया और परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी मार्क्स के ऊपर आ गई। इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने उच्च स्तर की शिक्षा को ग्रहण करता रहा और इसी दौरान येना विश्वविद्यालय से 1841 में दर्शन शास्त्र विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जिसके शोध का विषय है डेमोक्राइटस एंड एपिक्यूरस प्रकृति दर्शन में भेद, तथा 1843 में जेनी से अपना विवाह किया और विवाह के बाद पारिवारिक स्थिति और कमज़ोर होने के कारण यह आर्थिक सहायता के लिए मैनचेस्टर के एक उद्योगपति एंगल से 1844 में मुलाकात की, जो मुलाकात मित्रता में परिवर्तित हो गई और अंतिम रूप से पारिवारिक स्थिति दयनीय होने के कारण कुपोषण बीमारियों से ग्रसित होने से कार्ल मार्क्स के फेफड़े में छाले होने के आधार पर 65 वर्ष की आयु में 14 मार्च 1883 में कार्ल मार्क्स का देहांत हो गया। उसके बाद हम कार्ल मार्क्स द्वारा रचित पुस्तकें देखेंगे, जिसमें प्रथम पुस्तक है पवित्र परिवार, नंबर 2 है दास कैपिटल, नंबर 3 है साम्यवादी घोषणा पत्र। यहाँ पर इस पुस्तक को द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। नंबर 4 है फ्रांस का गृह युद्ध, जिसे द सिविल वार इन फ्रांस कहा जाता है। 5 नंबर पुस्तक है मूल्य कीमत व लाभ। नंबर 6 है गोथा कार्यक्रम की आलोचना। नंबर 7 पुस्तक है राजनीतिक आर्थिक विवेचना। 8 नंबर पुस्तक है न्यूयॉर्क ट्रिब्यून। उसके बाद हम कार्ल मार्क्स का नारा लक्ष्य देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, खोने के लिए पैर की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, पाने के लिए संपूर्ण संसार है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आता है, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स से पूर्व अनेक अंग्रेज और फ्रांसीसी विचारक हुए, जिनमें रॉबर्ट ओवेन है, सेंट साइमन है, प्रोदो है, चार्ल्स फूरियर है, लुई ब्ला है। जिसमें रॉबर्ट ओवेन का कथन था कि नई औद्योगिक व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक होने के बजाय सहयोगात्मक होनी चाहिए, तथा सेंट साइमन वर्ग संघर्ष सिद्धांत का समर्थन करता है। तो प्रोदो ने निजी संपत्ति को चोरी की संपत्ति कहा है। मार्क्स ने इन सभी विचारकों को काल्पनिक समाजवादी कहकर यह विचार आर्थिक विषमता के स्थान पर धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन मार्क्स न केवल समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, अपितु सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में
परिवर्तन लाने के लिए वैज्ञानिक नियमों की खोज की, जिसके कारण मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इस वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के आधार पर प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक वेपर ने कथन कहा है कि उन्होंने सुंदर गुलाबों के सपने तो अवश्य देखे हैं, किंतु गुलाब के पौधे को उगाने के लिए जमीन तैयार नहीं की है। उसके बाद हम कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए सिद्धांत पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा मुख्य रूप से 4 सिद्धांत दिए गए हैं। नंबर 1 है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। नंबर 2 है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। नंबर 3 है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। नंबर 4 है आर्थिक ऐतिहासिक सिद्धांत या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, इस सिद्धांत को आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अर्थ देखेंगे। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में यह सिद्ध किया गया है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन के समय लागत मूल्य के अलावा अतिरिक्त के रूप में पूंजीपति के पास जो पूंजी बचती है वही उस वस्तु का अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मार्क्स ने प्रत्येक वस्तु के उपयोगिता के आधार पर 2 मूल्य बताए हैं। नंबर 1 है उपयोगी मूल्य, नंबर 2 है विनिमय मूल्य। यहाँ पर हम सबसे पहले उपयोगी मूल्य का अर्थ देखेंगे। उपयोगी मूल्य वह मूल्य होता है जिस वस्तु के मूल्य का मानव के जीवन में उपयोग हो। विनिमय मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु के बदले प्राप्त होता है। उसके बाद हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचनाएं देखेंगे, जिसमें पहली आलोचना है श्रम उत्पादन मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। नंबर 2 आलोचना है संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य का लाभ नहीं है। नंबर 3 आलोचना है मानसिक श्रम की उपेक्षा की गई है। नंबर 4 आलोचना आती है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत विरोधाभासी सिद्धांत है। नंबर 2 सिद्धांत आता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जिसमें हम सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अर्थ को मार्क्स ने अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया है। सबसे पहले हम वर्ग का अर्थ देखेंगे। वर्ग व्यक्तियों का ऐसा समूह जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से विशेष संबंध रखता है और उनके आर्थिक हित एक समान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे एक मजदूर है, मालिक है, जमींदार है, व्यापारी है, किसान। संघर्ष का तात्पर्य कार्ल मार्क्स लड़ाई या क्रांतियों से नहीं लेता है, बल्कि समाज में एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है जो अपनी भावनाओं से असंतुष्ट होता है और इन भावनाओं को हड़ताल, तालेबंदी, घेराव के माध्यम से प्रदर्शित करता है। यदि इन भावनाओं का समाधान नहीं किया जाता है तो ये भावनाएं संघर्ष का रूप ले लेती है या संघर्ष की क्रांति का रूप ले लेती है। उसके बाद हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनाएं देखेंगे, जिसमें पहली आलोचना है मानव इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है। नंबर 2 आलोचना है वर्ग की अस्पष्ट व दोषपूर्ण परिभाषा है। नंबर 3 आलोचना आती है कि समाज में केवल 2 ही वर्ग नहीं होते हैं। अंतिम 4 नंबर आलोचना है मार्क्स की जो क्रांति की धारणा है वह गलत सिद्ध हुई है। उसके बाद हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत देखेंगे। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का विचार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबाख से ग्रहण किया था, जिसके कारण द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को 2 शब्दों से मिलकर
माना जाता है, जिसमें एक शब्द द्वंद्वात्मक है और दूसरा शब्द भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक का अर्थ उन तत्वों से लिया है जिससे सृष्टि का विकास होता है, और भौतिकवाद का अर्थ उन तत्वों से लिया है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। हीगल यह मानता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष या सरल न होकर एक जटिल प्रक्रिया है, जिस स्थिति में 3 आधार होते हैं। एक नंबर है वाद की स्थिति, नंबर 2 है प्रतिवाद की स्थिति, नंबर 3 है संवाद की स्थिति। इस 3 स्थितियों को एक गेहूं के पौधे के माध्यम से समझा है, जिसमें गेहूं के बीज को वाद कहा है। जब बीज का अंकुरण के रूप में पौधे का विकास प्रतिवाद कहलाता है, और अंतिम रूप से उस पौधे पर बालियों का बनना और पुनः गेहूं के बीज का बनना संवाद कहलाता है। उसके बाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की विशेषताएं देखेंगे। नंबर 1 विशेषता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ में परस्पर आंगिक एकता और निर्भरता पाई जाती है, जिससे वे एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। नंबर 2 है प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ में गतिशीलता होती है, जिस गतिशीलता के कारण उनमें परिवर्तन होता रहता है, जिससे कुछ नई चीज़ें पैदा और विकसित होती रहती है। नंबर 3 विशेषता है प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। नंबर 4 है प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ में नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, जिनका आपसी संघर्ष विकास की प्रक्रिया है। नंबर 5 है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक क्रांतिकारी प्रक्रिया होने के कारण वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ अचानक होता है। उसके बाद हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की आलोचनाएं देखेंगे, जिसमें पहली आलोचना आती है आत्म तत्व की घोर उपेक्षा की गई है। यहाँ पर इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को श्रेष्ठ और प्रमाणिक माना जाता है और आत्म तत्व की उपेक्षा या अवहेलना की जाती है, किंतु आलोचक ये कहते हैं कि कई बार इंद्रियों से न दिखाई देने पर भी हमें आत्मा की अनुभूति इतनी प्रबलता से होती है जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 है भौतिकवाद की जो धारणा अस्पष्ट व गूढ़ है। 3 नंबर आलोचना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दोनों के मस्तिष्क की एक कल्पना मात्र की धारणा है। यहाँ पर कहा है कि कार्ल मार्क्स का यह विचार तर्कसंगत की दृष्टि से संपूर्ण विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है। गेहूं के बीज का अनुकूल परिस्थितियों में स्वाभाविक विकास होता है। इसमें किसी व्यक्ति को तब तक वाद प्रतिवाद और संवाद नज़र नहीं आता है जब तक उन्होंने हीगल व मार्क्स के दर्शन को नहीं पढ़ा है। इसी कारण इस विकास की प्रक्रिया को दोनों के मस्तिष्क की कल्पना मात्र की धारणा माना है। नंबर 4 आलोचना आती है कि प्रमाणों के बजाय दृष्टांतों पर बल दिया गया है, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं देता है, जिसके कारण ये कैसे मान लिया जाए कि भौतिक जगत में जो नियम काम करते हैं वही नियम उसी रूप में मानव समाज में भी लागू हो सकते हैं, जिसके कारण भी इस सिद्धांत की आलोचना हुई है। नंबर 5 आलोचना आती है कि मार्क्स का यह सिद्धांत भौतिकवादी दर्शन है। उसके बाद इतिहास के आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत देखेंगे। मानव विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने का जो प्रयास मार्क्स ने किया उसे ही आर्थिक इतिहास का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली से होता है और भौतिकवाद पदार्थ उसके विकास को चलायमान या गति प्रदान करते हैं, जिसके कारण उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले समाज को मार्क्स ने निम्न वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला वर्ग आता है आदिम साम्यवादी युग, नंबर 2 है दास युग, नंबर 3 है सामंती या सामंतवादी युग, नंबर 4 है पूंजीवादी या पूंजीपति युग, नंबर 5 नंबर है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और नंबर 6 है साम्यवादी युग।
इसी आधार पर ये प्रत्येक वर्ग हैं, जैसे आदिम साम्यवादी युग। नंबर 2 है दास युग। नंबर 3 युग आता है सामंतवादी युग। नंबर 4 युग आता है पूंजीवादी युग। नंबर 5 आता है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। और अंतिम आता है साम्यवादी युग। यहाँ पर ध्यान रखना कि मार्क्स ने इस युग में 2 लक्षण बताए हैं। यह समाज राज्यविहीन एवं वर्गविहीन होगा। और नंबर 2 लक्षण है कि समाज के अंतर्गत वितरण का सिद्धांत होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे प्राप्त करेगा। उसके बाद हम आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत की आलोचना देखेंगे। पहली आलोचना आती है आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया गया है। नंबर 2 है आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करना संभव नहीं है। नंबर 3 आलोचना है इतिहास के निर्धारण में संयोग तत्व की उपेक्षा की गई है। नंबर 4 आलोचना है राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। नंबर 5 है धर्म की उपेक्षा की गई है। यहाँ पर हम मार्क्स की आलोचना के संबंध में 3 विचारकों के कथन देखेंगे, जिसमें प्रथम विचारक का नाम है एक्टन। इसने इसे युग का भ्रम कहा है। नंबर 2 विचारक है पॉपर। इसने स्वप्नलोकीय अभियांत्रिकी एवं इतिहासवाद कहा है। नंबर 3 है एरो, जिन्होंने बुद्धिमानों की अफीम कहा है।